कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज ऐसी बातें होंगी, आप बहुत गौर से सुनिएगा प्रोग्राम को। हमारे साथ हैं आलोक मेहता जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ दो चुनाव विश्लेषक, सिफोलॉजिस्ट जिनको आपने खूब सुना पढ़ा है इन इलेक्शंस के दौरान। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका। और सज्जन कुमार जी हमारे साथ है। सज्जन, बहुत स्वागत है आपका भी। सर, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हम अतिशयोक्ति में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और वो हम उसको प्रूव करेंगे आपके सामने। भारत के लोग, आप जैसे विश्लेषक जो कह रहे हैं वो अभी एक मिनट के बाद दुनिया क्या कह रही है सर। अभी जो स्टेट इलेक्शंस के नतीजे आए हैं वो हमारे लिए भी एक मतलब हमें भी लगा कि अरे ऐसा कुछ हो गया है क्या। दुनिया को ऐसा लग रहा है। मैं इंटरनेशनल मीडिया की बहुत सारी हेडलाइंस आपके सामने आज पढ़ूंगा। उनको ऐसा लग रहा है कि खासकर बंगाल की जीत मोदी की, ये एक वाटरशेड मोमेंट है। ये एक ऐसा लम्हा है जो एक भारत को एक नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में ले गया है, जिसको कुछ हेडलाइंस कह रही हैं कंट्री विद नो ऑपोजिशन, एक ऐसा देश जहां कोई ऑपोजिशन ही नहीं बचा, जिसको कुछ लोग वन पार्टी स्टेट कह रहे हैं कि हम वन पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं या वन पार्टी डोमिनेंस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक ही पार्टी होती है मोटे तौर पर और छुटपुट इधर उधर पॉकेट्स में कहीं रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस किसी और पार्टी की दिखाई देती है, मगर नेशनली कोई उसका कोई विकल्प नहीं है। वही केंद्र में, वही सत्ता में बार बार दशकों तक एरा जो रहने वाला है। दुनिया को के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को लग रहा है कि भारत में वो मोमेंट आ चुका है। तो क्या ये सच है कि जैसे हम लिख रहे हैं मोदी का एक छत्र राज। एक छत्र राज आप किसको कहते हो? एक छत्र राज आप उसका कहते हो जब आप ही आप हो और कोई है नहीं, कहीं थोड़ा बड़ा फ्लैश इन अ पैन कहीं कुछ दिख जाता है, लेकिन बाकी और कैसे नहीं। मैं इसको आपके सामने सर एक दो लाइनें पढ़ता हूं, उससे हमको अंदाजा लगेगा। और फिर वो जो कल प्रधानमंत्री ने अपील भी की है लोगों से कि भाई वैश्विक संकट को देखते हुए कुछ लोगों से कहा है कि आप कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, उसकी बात हम करेंगे कि ये वही आदमी कह सकता है जिसका कोई होल्ड हो, जिसकी अपील का कोई मतलब हो, वरना कोरी अपील कोई का क्या बात है। और मोदी ने ये पहले किया हुआ है। मोदी ने एक बार अपील की थी कि भाई जिनके पास सिलेंडर है, जब उज्ज्वला योजना यूज हुई थी तो जो लोग सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ दें अपनी, तो लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी। अब उन्होंने कुछ और अपील की है, ये भी इसके साथ जुड़ती है बात। सर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 आर्टिकल लिख डाले अभी 2 महीने के अंदर अंदर, और 3 आर्टिकल तो अभी जीत के बाद। एक 4 मई को, एक 5 मई को, एक 11 मई को। 4 मई का आर्टिकल कह रहा है मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्कर्स अ बैस्टियन ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन। 5 मई का आर्टिकल कह रहा है वेयर हैव मोदीज राइवल्स गॉन, इंडिया अंडर वन पार्टी, नरेंद्र मोदी हैज मूव्ड क्लोजर टू हिज ड्रीम ऑफ एन ऑपोजिशन फ्री इंडिया। 11 मई का न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल कह रहा है वन पार्टी इंडिया, नरेंद्र मोदी इज एट द हेल्म ऑफ अ कंट्री इन विच ओपोनेंट्स होल्ड ऑलमोस्ट नो पावर। कोई है ही नहीं मोदी के सामने। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के अंदर एक लाइन मैंने पढ़ी, मिस्टर मोदी हैज मेड इंडिया लुक लाइक अ वन लीडर स्टेट। जो मजाक में कहते हैं ना ऑपोजिशन वाले हमारे कि मोदी को तो वन नेशन वन लीडर वन पार्टी चाहिए, तो वो कहना है कि वो हो रहा है, आप वहीं पहुंच गए हो। सो बंगाल के इलेक्शन में वो कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो ऐतिहासिक है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, इसलिए कि एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स खरीदा हुआ नहीं है। आपको इस वक्त ग्वाली देते थे साहब, ये खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स कितनी बुराई करता था, इकोनॉमिक्स कितनी बुराई करता था, मतलब वेस्ट का मीडिया को लेकर के जो भी फॉलो करता है वो ये तो नहीं कहेगा कि क्या है। और एक समय में न्यूयॉर्क टाइम्स नोटिस नहीं लेता था भारत का प्रधानमंत्री जाता, मतलब मैं खुद यदि साथ में प्रधानमंत्रियों के साथ गया हूँ कई बार, इनके भी, तो कुछ छपता सिंगल कॉलम भी मुश्किल से दिखता था। आज भारत को इतने वर्षों में जो न्यूयॉर्क टाइम्स यदि अच्छे बुरे में, और दूसरा देखिए उन देशों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में 2 बड़ी पार्टियां होती, एक इसलिए भी साफ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का डोमिनेशन पहले था, अभी भी साफ दिख रहा है कि सब जगह मोदी है, मोदी की इतनी अपील है, इतना लोग मान रहे हैं। तीसरा, एक ज़्यादा डिटेल में और बात करेंगे, कम्युनिज्म का सफाया भारत में करने का एक बंगाल चूँकि एक अंतिम गढ़ था जहाँ से नक्सलाइट शुरू हुए। अमेरिका के लोग या जो कम से कम भारत में भी यही चाहते रहे कि कम्युनिज्म नहीं हो। उस लड़ाई के लिए CIA पैसा देता था, कभी कांग्रेस को भी देता था, उनके एम्बेसडर लिखते थे कि भाई ये लड़ सकते हैं, फलाना है। ऐसी स्थिति में
मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें बीजेपी में क्या भाई मोदी और 10 साल, लेकिन उसके बाद भी तो पार्टी का हो गया ना, जो वन पार्टी जो कहा जा रहा है, दूसरी पार्टी रहे। जबकि मेरा तो एक और मानना है, मोदी जैसे नेता या कोई जो वो चाहते हैं कि एक अपोजिशन थोड़ा सा तो रहे, लड़े किससे, आप कोई हवा में मोदी जाकर चाहते के- हैं एक ऑपोजिशन थोड़ा रहे हमारे हाँ, वो कई बार इसीलिए आपने देखा फोन वो करते हैं, पीटने के लिए भी करते कोई हैं। चाहिए। कोई माने नेचुरली आप यदि कहते हैं कुश्ती में सामने यदि अकेले कुश्ती में खड़े हो गए तो मैदान में, ये लोग उससे आए हैं बीजेपी के लोग। मैं अखाड़ों में मतलब मैं उस तरह से नहीं लगा, बचपन में पिताजी ले जाते थे, मैं उतना कुश्ती वश्ती वाला नहीं रहा, मुलायम सिंह कुश्ती वाले थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग या बीजेपी के लोग कुश्तियों से भी आगे आए। तो कुश्ती में सामने कोई खेलने वाला अच्छा तो होना तब तो तो चाहिए। आप दिखाएंगे। और महाभारत काल से है, यदि उसको यदि वैसे देखें तो देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि दिखाई दे रहा है दुनिया को अब कि ये भारत की ताकत इकोनॉमिक जो है सो है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिम। आप हम और यहाँ कुछ भी कहते रहे कि भाई फलाने का है, सेठ का है, फलाने, पहले बिरला टाटा होते थे, अंबानी अडानी हो, बिरला टाटा भी यहीं। तो ऐसी स्थिति, भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई है। मोदी का ऐसा जलवा बन गया कि मोदी के अलावा कोई दिखता नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की हो गई। अच्छा, वन नेशन वन 2003 में मेरा कॉलम है आउटलुक में, मैंने लिखा, भैरव सिंह शेखावत तब भी कहते थे कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, ये 2003 में उसी समय मैंने बाकायदा कॉलम, मैं आज भी कॉलम में रखा है, कल मैं देख रहा था। तो मेरा मानना है कि खाली मोदी ने आकर के नहीं करता, तो मोदी तो 2003 में वहाँ खाली बैठे, तो कभी सोच ही नहीं सकता। आपने अच्छा याद दिला दिया, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होना है। Yes. और उसमें उसका फिर लाभ पार्टी किसको अपने आप मिलेगा दिखाई ये देगी। सबको पता है। उसमें फिर बीजेपी अकेली दिखाई देगी, फिर देखिए आप फिर उसको क्या करेंगे आप। तो आप मान रहे हैं कि हम वन पार्टी डोमिनेंस एरा में तो हैं, बिल्कुल है, अभी One- ऑलरेडी हो चुके लगभग। वन लीडर डोमिनेंस में ही नहीं, हम वन पार्टी पार्टी डोमिनेंस dominance में में हो हैं। और ये अभी कुछ अरसा रहेगा भी। और कोई दूसरा सामने सबसे बड़ा देखिए, हमें भी कोई पूछता है कि आप क्यों नहीं कर, मैंने कहा आप बताओ ना, मैं किसके समर्थन में क्या क्या बोल दूं। मुझे अरे लोग आपसे पब्लिकली अपेक्षा मुझसे करते कहते हैं हैं, कभी दूसरों का, हाँ, ये भाई, बड़ी- अभी आप दूसरे को क्यों नहीं कहते हैं, आप इनको हत्यारा क्यों। मैंने कहा भाई आप डिटेल ला के दे दो कि इतने इतने लोगों की हत्या मोदी ने कराई, फलाने यादव ने कराई, मोहन यादव ने कराई, या जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने। मतलब वो मोदी की आलोचना सुनना चाहते हैं, भी आलोचना करो। हाँ, कहते कुछ तो आप, तो मैं कहा भाई आप बताइए ना, कोई ऐसा लीडर मुझे बता दो, मैं कहूँगा हाँ ठीक है। अखिलेश यादव से उम्मीद करते, लेकिन अखिलेश यादव जो नहीं कुछ कर पाए तो मैं क्या कहूँगा। सर मैंने अभी नोट करके लाया कि 27 में कौन से इलेक्शन है, 28 में कौन से इलेक्शन है, और अब से लेकर 29 के लोकसभा तक कितने इलेक्शन होने हैं उनकी हम सब बात करेंगे। जापान टाइम्स का देखिए आप, जापान टाइम्स क्या लिख रहा है, रिसर्जेंट मोदी पेव्स वे टू कीप पावर इंडिया वेल बियॉन्ड 2030। मतलब मोदी ने 2030 के बाद भी सत्ता में बने रहने का रास्ता अभी साफ कर लिया है। मतलब वो 2029 को तो मान रहे हैं कि हो ही गया। और बंगाल इलेक्शन को लेकर के, नतीजों को लेकर के फीलिंग ये है विश्लेषकों में कि अगर बंगाल मोदी इस तरह जीत सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कोई बैरियर, कोई फ्रंटियर जो है उतनी बड़ी चुनौती मोदी के लिए नहीं है। वो अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस किस्म की लैंडस्लाइड विक्ट्री से जो है वो आ सकती है। तो एक बार अमिताभ जी, आपका, आप मानते हैं कि मतलब ये है एक ऐतिहासिक लम्हा? इसमें दो बातें हैं। मैं तो कहूंगा कि जो भी इंटरनेशनल प्रेस है थोड़ा बहुत तो दे आर कैचिंग अप। ओके। क्योंकि ये रियलिटी जो है 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी या एनडीए की 350 सीटें आई हैं, उसके बाद से ही ये रियलिटी धीरे धीरे सेट इन होनी शुरू हुई है। और मैं इसके लिए आपको एक आंकड़ा बताता हूँ बहुत दिलचस्प। अगर हम 1951 से लेकर के 2014 तक का वोट शेयर देखें, बीजेपी प्लस कांग्रेस, उस समय तो भारतीय जनसंघ था, बीजेपी प्लस कांग्रेस वोट शेयर एवरेज 1951 से 2014 51% होता था, और अदर पार्टीज का 49% होता था। ठीक है, 51-49। 2019 में ये आंकड़ा हो गया 52-58-42। जो अन्य दल थे जिनको 49% एवरेज वोट शेयर 1951 से लेकर के 2014 तक था, वो 2019 या 2024 के लोकसभा में 42% पर गिर गए, 49% से 42। ओके। और जो बीजेपी प्लस कांग्रेस जो 51% था, आज 58% हो गया। उसमें कांग्रेस तो 20% पर ही है, यानी बीजेपी 31 से 38% हो गया। तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेशनल लेवल पे भी ये हो रहा है, रीजनल पार्टीज कमजोर हो रही हैं। अब जो एक, मतलब नॉट एक बोलूंगा, जो वन ऑफ द लास्ट, नॉट वन ऑफ द लास्ट बट वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग रीजनल पार्टीज का गढ़ क्या था? एक था आंध्रा, तो आंध्रा में अलायंस गवर्नमेंट है। दूसरा था
बीजू जनता दल उड़ीसा। उड़ीसा, वहाँ सरकार 25 साल के बाद गिरी। तीसरा आपको तमिलनाडु था, करेक्ट। अब ये बात कंट्रोवर्शियल लगेगी लोगों को, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी का थोड़ा बहुत भी ध्यान अगर तमिलनाडु पर होता तो इस बार तमिलनाडु भी शायद एनडीए या एआईएडीएम के लेड गवर्नमेंट जीत सकती थी, या फिर इससे कहीं अधिक प्रदर्शन होता। और ये डिबेटेबल है, बड़ी बात आपकी। और एक हंग टाइप ऑफ, मतलब वर्स्ट केस में हंग टाइप ऑफ, अभी भी हंग है, हंग मैंडेट होता जिसमें एनडीए का नंबर ज्यादा होता। क्योंकि वहां भी एक, जब मैं ट्रैवल किया हूं तो एक सिग्निफिकेंट हिंदू अंडर करंट है। हिंदू अंडर करंट क्यों? एक तो दीपम कंट्रोवर्सी है, और डीएमके को ने, जो डीएमके लीडर्स ने जो एक सनातन या एंटी सनातन स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके खिलाफ एक अंडर करंट नाराजगी, डिसकंटेंट लोगों में है, दिखी है। तभी ये डीएमके का हाल हुआ है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिसको सब लोग 180-190 सीटें दे रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि स्टालिन की तो इमेज अच्छी है, स्टालिन ने पार्टी संभाल के रखी है, भले ही एमएलएस की अच्छी ना हो, वो हार गए। सिर्फ हुआ ये है कि एंड में जो बेनिफिट एडीएमके या एनडीए को अक्रू होना था, एंड में वो विजय लेके चले गए। क्योंकि अगेन जो टॉप लीडरशिप थी बीजेपी की, उनका लार्जली फोकस जो था वो वेस्ट बंगाल पर केंद्रित। मैं दोहरा दूं, आप जो बीजू का बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। आपने कहा अगर मोदी अमित शाह थोड़ा और ध्यान बंगाल से निकाल करके थोड़ा और टाइम और ध्यान देते तमिलनाडु में, तो एआईएडीएम के बीजेपी का कॉम्बिनेशन नंबर 1 अलायंस होता। यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और इसकी वजह हिंदू अंडर करंट है। यस, एंड द एंटी सनातन गवर्नमेंट ऑफ एंटी सनातन वो का रिपरकशन और हिंदू सेंटिमेंट। अब मैं इनकी बात को जोड़ रहा हूं, फिर अगेन ये अखबार क्या लिख रहे हैं, दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं। देखिए, उनको हमें देखने की एक अलग निगाह है, थर्ड आई है, थर्ड व्यू है, वो अलग तरीके से, न्यूट्रल है, बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं उनको, बड़े ट्रेंड पकड़ते हैं वो। हम बहुत ज्यादा निटी ग्रिटी में घुसते हैं, इस यहाँ पर ये फैक्टर, ये कास्ट फैक्टर, ये एंटी इनकम्बेंसी, वो ये नहीं देखते, मोटा ट्रेंड पकड़ते हैं। मैंने अभी आपके सामने एक पढ़ा था मई 4 का, न्यूयॉर्क टाइम्स का, मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्कर अ बैस्टियन ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन। हिंदू नेशनलिस्ट्स। अब आप देखिए वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, अनदर मेजर बीजेपी विक्ट्री अंडरस्कोर्स हाउ रेजिलियंट द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट हैज बिकम। हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट कितना बड़ा हो चुका है, इस जीत से हमको यह पता चलता है। और अगर ये तमिलनाडु में हो रहा है तो फिर तो मैं आपको एक लाइन और जोड़ता हूं। मान लेते हैं बंगाल, सज्जन भाई साहब भी बैठे हुए हैं, 27% हम लोग मानते थे। 27% तो 2011 का सेंसस नंबर है सर, है ना। 2011 की मुस्लिम आबादी है 27% और 3% अदर्स माइनॉरिटीज हैं, 30% पकड़िए। वो नंबर अनऑफिशियली अभी ज्यादा ही है, एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट फैक्ट। अब वो 32% हो, 33% हो, 35 हो, अब उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जिस चुनाव में हम ये मान के चलते थे कि टीएमसी का बेस वोट शेयर 30% है, या टीएमसी का बेस सीट शेयर 100 सीट है, क्योंकि 100 सीटों पर मुस्लिम समाज का इन्फ्लुएंस 35-40% है, वहां पर टीएमसी की 100 सीट्स नहीं आई है, वहां पर टीएमसी की 80 सीटें हैं और भाजपा की 200 प्लस आई है। दिस सिग्नल सिग्निफिकेंट हिंदू अवेकनिंग, सिग्निफिकेंट अवेकनिंग जो हम लोग ट्रेडिशनल सेफोलॉजी में सीएसडीएस लोकनीति के समय से, जो हम लोग अब 25-30% मुस्लिम आबादी के सीटों को मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स मानते थे या मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स मानते थे, इस रिजल्ट के बाद वो जमाना गया। अब जहां भी 50% से कम मुस्लिम आबादी रहेगी, अब आप उसको अगर मुस्लिम डोमिनेंट या इन्फ्लुएंस्ड मानेंगे तो आपका सारा एनालिसिस गलत आएगा, सारा एनालिसिस गलत हुआ ना जी भाई। अमित, हम लोग जब बात करते थे तो कहते थे भाई 100 सीट तो भाजपा छोड़ के लड़े, कहां है बताइए, 190 पे लड़ रही है। अब बताओ, ये कहते थे 190 पे लड़ रही है, 190 में 148 कैसे लाएगी? तो फिर क्योंकि 100 सीट तो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, तो फिर और 207 आई फिर, तो क्या मतलब है इसका? और मुझे वही बात अटक गई, आपने कहा तमिलनाडु में भी अंडर हो सकता था, इसी बार हो सकता था। एंटी इनकम्बेंसी जो बिल्डअप किया था एडीएमके एनडीए गवर्नमेंट ने, आज पहले 2 डिसीजंस क्या आए हैं?
ड्रग्स के खिलाफ हाँ। टास्क फोर्स, वुमेन सेफ्टी के खिलाफ टास्क फोर्स। यही तो दो सबसे बड़े मुद्दे वहां पर सज्जन, आप सहमत हैं जो इंटरनेशनल मीडिया जिसको हिंदू नेशनलिज्म बोल रहा है और उसका एक लहर उसकी बता रहा है, एक्चुअली जो हम इस वक्त फिनोमेना देख रहे हैं वो वही है जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी बिल्कुल होता है ना कि बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन इसमें मुझे 3 चीजें बताने दीजिए। एक की जो फ्रेमिंग होती है जिस तरीके से, देखिए बीजेपी को अगर आप इंटरप्रेट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका इंटरप्रिटेशन हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी नहीं होगा, इंडियन पीपुल्स पार्टी होगा। आप एक देखिए कैसे फ्रेम किया जाता है कि किस तरीके से उसमें निगेटिव फ्रेमिंग इंडिया की एक वो है। बट मोदी इज नॉट, वो मोदी को इससे प्रॉब्लम नहीं है। मोदी का इंटरव्यू मुझे एक याद है, बीबीसी का इंटरव्यू, उन्होंने टीवी पे आया हुआ है वो इंटरव्यू में, उनसे ये कहा कि आपको हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं, तो उन्होंने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, आई एम अ हिंदू एंड आई एम अ नेशनलिस्ट। आप उसको सिविलाइजेशनल अवेकनिंग भी कह सकते हैं। सेकुलर रिलीजन इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म नहीं है कोई? मैंने इसलिए बोला कि ये तो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। नहीं बिल्कुल उसमें नहीं, उनके देखने का तरीका। अगर आप जो रूलिंग पार्टी जर्मनी में बहुत समय तक सीडीयू रही, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उसको आप क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी। वहां पे आपको क्रिश्चियन नेशनलिज्म नहीं दिखता है, यहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म। अभी तक जो वेस्ट की फ्रेमिंग थी वो इस तरीके से थी कि किसी तरीके से जो एक पॉपुलैरिटी है एक लीडर की, एक पार्टी की, एक डेमोक्रेटिक जो स्प्रेड हो रहा है, डीपनिंग हो रही है, मेन स्ट्रीमिंग जो आपके कल्चर की हो रही है, उसको निगेटिव फ्रेम में आप करें। हो क्या रहा है कि सोसाइटल लेवल पे अब ये पॉपुलर होता जा रहा है, तो ये एक अवेकनिंग है, रेकनिंग भी है, जो अमिताभ जी ने कहा कि ये अपडेट कर रहे हैं कि सारे न्यूयॉर्क टाइम्स में देखें, आप द गार्जियन में देखें, वॉशिंगटन पोस्ट में देखें, लमोंड में देखें, साउथ एशियन जो ओपिनियन पीसेस के जो एडिटर्स हैं, मोस्टली आपको इंडिया से वो है जो घोर वामपंथी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे ही घोर वामपंथी अलगाववादी मानसिकता वाले लोग हैं। इसमें भी हमें लग रहा है कि वो तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ नहीं कर रहे, वो चिंता जता रहे हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है। हालांकि उनकी चिंता जो है वो शुभ संकेत है। अगर वो चिंतित है बीजेपी या इंडियन सोसाइटी का डोमिनेंस हो रहा है, एक छोटे से एलीट कुनबा जो उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखते थे, वो उस तरीके से, ये मैं एग्री करता हूं। और वन पार्टी डोमिनेंस का हिस्ट्री देखिए, इंडिया में सबसे पहले 1962 में 62-63 में सीएसडीएस के जो फाउंडर थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी, उन्होंने ये टर्म यूज किया था उस समय कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस एक पार्टी या एक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, इट्स अ सिस्टम, कि समाज के किसी तबके को देखें, चाहे लेबर हो, चाहे वो यूनियन वाला हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे किसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, कांग्रेस सबको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आज की जो बीजेपी है उसकी तुलना नेहरू के कांग्रेस एरा से होगी, इंदिरा गांधी से नहीं होगी। इंदिरा गांधी ने तो क्लियरली एक क्लास डिवाइड कर दिया था, गरीबों में, अमीरों में, लेबर वर्सेस। नेहरू में क्या था ना, नेहरू तक वो कांग्रेस का जो एक रेनबो कैरेक्टर था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस लार्जली गरीबों को और वो हेजेमनी भी नहीं थी, वो हेजेमनी भी नहीं थी। इंदिरा गांधी अपने अपील में डिवाइड कर रही थी, वोट तो आदत से मिल रही थी, लेकिन नेहरू के टाइम में जो कांग्रेस का एक रीच था पैन इंडियन, उत्तर पूर्व, ये जो हमने लिखा एक छत्र राज, ये आज के दौर से पहले केवल नेहरू का था, केवल नेहरू के समय में था, ऐसा कभी नहीं। और अगर 29 मोदी जीत गए, जिसकी पूरी संभावना है, कोई इफ्बट नहीं है, तो नेहरू का रिकॉर्ड भी टूटेगा। वो तो है ना, जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन रहे हैं, इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन, मतलब मोटा मोटा 16 साल। मोदी जी के 12 साल पूरे होने वाले हैं, 11 साल 350 दिन हो चुके हैं। अगर आप और 2 साल अभी इसमें बचे, 3 साल अभी इस टेन्योर में बचे, हाँ। तो वो तो 15 साल तो उनको कहीं जाते नहीं, 15 साल तो पूरे होने, और 29 के बाद उनको मतलब 2 साल चाहिए, और बस 1 साल चाहिए होगा इंदिरा गांधी को ओवरटेक करने के लिए, और 2 साल चाहिए होगा। और आप कह रहे हैं कि 29 आज की स्थिति में तो कुछ और नतीजा नहीं दिखाई देता। डिबेट ये चल रहा है कि शायद जो स्लोगन 2024 में दिया गया वो थोड़ा पहले दे दिया गया, 400 पार वाला। अब 400 पार तो एक सेंटिमेंट है, वो बोलेगी वो नारा का भी, लेकिन निश्चित तौर पे 2019 से बड़ा मैंडेट की तरफ इशारा है। 2 कारण है, एक तो बीजेपी की अपनी लोकप्रियता, संगठन की क्षमता, दूसरा विपक्ष और क्षेत्रीय दल जो होल्ड कर रहे थे। बीजेडी चला गया, जैसे अमिताभ जी कह रहे थे, टीएमसी इस बार कोलैप्स कर गई, डीएमके की हालत आप देख ही रहे हैं, तो बचा कौन? दो बड़े रीजनल शत्रप थे ना, ममता और स्टालिन, दोनों चले गए। अब आप देखिए, अब एक मिनट बात जोड़ दूं मैं, जैसा अभी इन्होंने कहा, इसमें सिविलाइजेशन की बात है। आप क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई कब से उन वेस्टर्न कंट्रीज के दिमाग में रहा है। भारत में ये ठीक है कि एक तरफ तो ये है, जो लोग हमें हिंदू नेशनलिस्ट जब कहते हैं
तो उसके पीछे कुछ एक बायस अपना जो भारतीय के लोग हैं जो ऐसे लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड हैं वो उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये उनको एक पूरी जो लड़ाई वर्ल्ड के, क्योंकि वहाँ तो चर्च ही डोमिनेट करता था ना इस्लाम के, इसी लड़ाई को आप देखिए चर्च के आधार पर इन्होंने ठीक नाम दिया था, मैं जर्मनी नाम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका नाम ही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक था। फिर इसने मार्गरेट थैचर ने 17 साल लगातार राज किया, कंजर्वेटिव पार्टी। तो आप ये देखिए ना, वो वेस्टर्न नजरिया भी देखें तो भारत में यदि ऐसा होता है तो कहते ये उनके लिए सरप्राइज है सर। वो तो इनहेरेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल पर शपथ लेकर के राज करेगा और वो सेक्युलर होगा। इंडिया में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन वो सेक्युलर है। लेकिन अगर ये भारतीय हिंदू पार्टी लगा लें अपने नाम को तो ये कम्युनल है। और ये 20 साल राज करें तो ये तानाशाह हैं, ये हिंदू, वहां पर ये 17 साल राज करता है तो कुछ नहीं है। सर अब जो दूसरी चिंता है उनकी क्या हो रही है? ऑपोजिशन, वो वेस्ट क्या पूछ रहा है, भाई कहाँ है इंडिया का ऑपोजिशन, कहाँ चला गया? नरेंद्र मोदी का क्यों एक छत्र राज हो रहा है और ये वन पार्टी सिस्टम क्यों बनता जा रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, मोर वोट्स हैव बीन कास्ट फॉर मोदी देन फॉर एनी पॉलिटिशियन इन ह्यूमन हिस्ट्री। इन ह्यूमन हिस्ट्री आज तक इंसानियत की तारीख में, इंसान की तारीख में किसी आदमी को इतने वोट नहीं मिले। और ये बात फैक्ट है भाई, आबादी के हिसाब से अगर आप आज देखिए नेहरू जी को जितने वोट पड़े होंगे आज कुल मिला के सारे इलेक्शन में उतने, उससे ज्यादा मोदी को मिल चुके हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो वो फैक्चुअली लिख रहा है। फिर वो लिख रहा है, मोदी हैज कंफर्टेबली आउट परफॉर्म्ड एवरी अदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर इन द वर्ल्ड। ये वेस्ट कुछ इमेजिन नहीं कर सकता कि ये वेस्ट की मीडिया हाउसेस की ये भाषा होगी। और वो कह रहे हैं इसकी जिम्मेदार यहां का ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन ने मोदी को एक फ्री पास दिया हुआ है। ऑपोजिशन, अब मोदी ने खत्म किया या उन्होंने मोदी को करने दिया, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में वो केवल एक राहुल गांधी का जिक्र कहीं कहीं करते हैं कि राहुल गांधी लीडर हैं, लेकिन राहुल गांधी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायनेस्ट की तरह देखा जाता है, उनको एक पुराने हैंगओवर है एक रूलिंग क्लास का, उस तौर पर उनको देखा जाता है। और मोदी ने उस सबको बदल दिया। देखिए कांग्रेस को लेकर के भी मैंने जो कांग्रेस का यूपी के ही एक बड़े देता है, उसने हमें कहा कि साहब बिल्कुल ये तो भूल का हाईकमांड सोचता ही नहीं यूपी के बारे में। जबकि मैंने वैसे ही पूछा है किसी गेट टुगेदर में कि क्या स्थिति है, मुझे बड़ा वो होता है, तो वो चूँकि पुराना जानते हैं तो वो खुल करके उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम अकेले, ऐसा लगता कोई है ही नहीं हमारे लिए, पार्टी को चिंता ही नहीं है। तो आप ये वेस्टर्न मीडिया में, मैंने उनके डिप्लोमेसी में भी, उनके और लोग भी नज़र तो रखते हैं ना कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मैंने आप उन चीज़ें, इन 4-5 ऐसे राज्य बड़े जोड़ लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तो हैं ही। इन राज्यों को जब कोई भी करता है वेस्टर्न का, चाहे मीडिया हो, चाहे उनके एम्बेसीज हों, जो फीडबैक यहाँ से उनकी सर्विस को देते हैं, अब तो यहाँ FBI का ऑफिस भी है, CIA जो करता हो ना करता हो, लेकिन सही बात यह है कि वो जानते हैं कि भाई कोई है ही नहीं। हम आप जब कहते हैं तो कहते हैं आप क्यों हो गया, आपको क्या पगला गया, आप मोदी के बोल रहे। भाई आप बताइए ना कि राहुल गांधी, यदि यूपी का जो आदमी वो कहता है नहीं जानते, बिहार के किसी आदमी को कोई पूछे कि बिहार कहीं कांग्रेस बची नहीं, तो कहाँ पर, बंगाल में बची नहीं, महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान, उनके पास एक नेता है अधीर रंजन चौधरी, और मैं खबर पढ़ रहा था अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये कहा कि मेरे यहाँ एक सभा कर लीजिए, एक सभा मेरे यहाँ कर लीजिए। वो शायद अपना इलेक्शन जीत जाते, एक सभा वो गांधी फैमिली ने एक सभा उनके लिए भी नहीं की। बिल्कुल। तो उसके बाद आप ये कहें कि पार्टी वन पार्टी होगा तो क्या होगा? वो एलओपी थे 1924, ठीक बात है, सही बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे वे सब लोकसभा के अंदर। और लोग उनको कहते थे आप ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बस 29 में। आप बताइए ना, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सबको छोड़ करके प्राइम मिनिस्टर कोई बन सकता है? अब आप देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि सारी लोग एक हो जाएं मोदी का, जब मोदी के सामने अभी बयान दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने लेफ्ट का नाम लिया, लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट भी बोला कि साथ आ जाएं, कांग्रेस का नाम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन ममता कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी को पहले लीडर एक्सेप्ट करो अपना। लेकिन ममता बनर्जी को क्या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में कोई वोट देगा? आप चले जाएं तो ममता को देखें, वो जिस समय पावर में थी तब भी मैं कहता था ये बात कि कोई दूसरा ऐसा लीडर है क्या जो उत्तर भारत में आकर के, जो इस गठबंधन सो कॉल्ड है, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यदि यहाँ के शादरा में भी पूछ लेना तो वो रिक्शा वाला नहीं पहचानेगा, वो ही खड़गे। आप हम टीवी में हमें गलतफहमी हो, आलोक मेहता को भी नहीं पहचानेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मुझे पहचानेगा, लेकिन सवाल ये है कि आप वो खड़गे को नहीं पहचाने जो पार्टी का अध्यक्ष हो। ऐसे जगजीवन राम होते थे, ऐसे शंकरदयाल शर्मा होते थे, मतलब उस समय भी लोग थे कि हाँ वो ब्राह्मण मान लीजिए, उनको दलित मान लीजिए, चरण सिंह को जाट नेता मान लीजिए, लेकिन लोग देश भर में एक पहचान थी। बिहार में चरण सिंह का जितनी फॉलोइंग थी उतना तो मतलब कांग्रेस का कोई एक नेता आज नहीं बचा है ना जो कोई कर सके। राहुल गांधी विजय की शपथ में गए, अभी क्योंकि तमिलनाडु की बात कर रहे थे मैं उसकी बात करता हूँ। ये पढ़ रहा था मैं कि
वीसीके जो नहीं मान रही थी, आखिर तक फ्लिप फ्लॉप कर रही थी, उसके 2 विधायक हैं, तो कहते हैं खड़गे साहब की बात कराएगी वीसीके की, क्योंकि वो दलित लीडर है उसके, है ना? तो उनकी बात कराएगी। उनके कहने पे वीसीके जो है वो राजी हुआ और राहुल गांधी वहां उनके शपथ में गए, 5 विधायक, और राहुल गांधी वहां पर ऐसे, मतलब वो तस्वीरें, वो उसका पूरा स्टेज वो ऐसे था जैसे बड़े बराबर के हिस्सेदार हैं वो। नहीं, वही बनवाई है। देखिए, पार्टी का और तो कोई अध्यक्ष था नहीं विजय के अलावा। हाँ। प्रमुख तो वो तो लगता है मेरी एक सरकार है। आदमी के 207 विधायक जीत के आए हैं जो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आप 5 लेकर के वहां पर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु जैसे स्टेट में। देखिए क्या है कि इस पर 2-3 बातें हैं। एक है कि जब हम असेंबली तो हंग थी, मैंडेट एंटी डीएमके था, ठीक है। द मैंडेट वाज लार्जली कि टीवीके या तो जीत जाए खुद से या टीवीके प्लस एडीएमके, बिकॉज दीज वर द 2 पार्टीज विच वर प्लेइंग एंटी डीएमके पॉलिटिक्स। तो जैसे ही आपने सुना कि जब खबर चलने लगी कि डीएमके और एडीएमके अलायंस हो सकता है, लोगों ने उसको कह दिया कि ये अनहोली अलायंस है। टीवीके ने वीसीके को खत्म किया इस इलेक्शन में। वीसीके, यस, वीसीके इज अ दलित बेस्ड पार्टी। वीसीके का सारा वोट टीवीके इस बार खा चुका है। टीवीके ने डीएमडी की तो खैर अलायंस में नहीं है, क्योंकि वो शायद 1 या 2 ही सीटें जीती हैं। टीवीके तो इन दलों के खिलाफ ही लड़ रहा था ना भाई। ये दल तो डीएमके अलायंस का हिस्सा थे, तो एंटी डीएमके वोट जो अगर टीवीके को मिला है, तो ये तो ऑलरेडी एक अननेचुरल अनहोली अलायंस है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। ठीक है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, अलायंस किया गया, इसमें कोई 2 बात नहीं है। अब जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए, तो राहुल गांधी को ये लगता है कि भाई देखिए, स्टालिन उनकी बात सुन नहीं रहे थे, सीटें बढ़ाई नहीं, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी देने के लिए साफ मना कर दिया। ममता बनर्जी, जहां तक मुझे ध्यान है, 2 सीट ऑफर कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, 2 सीट्स इन विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी भी उनकी बात नहीं सुन रही है। मतलब मैं जब विपक्ष की बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल वैसे ही अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, एक पेज पे आने नहीं वाले। अखिलेश यादव, उन्होंने कहा ना हम उनमें से नहीं है जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें। अब आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, क्या हाल किया उन्होंने, क्या हाल किया। अच्छा खासा कैंपेन चल रहा था, आपने एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दिया, सारा मीडिया लाइमलाइट लेने के चक्कर में पूरा कैंपेन आपने बिठा दिया। वो भाई साहब को लास्ट में आके बोलना पड़ा कि हम सबको जॉब देंगे, ठीक है, क्योंकि हश हश में उन्होंने फटाफट किया। तो एसेंशियली अब राहुल गांधी को ये लग रहा है कि देखिए, कोई भी एस्टैब्लिश्ड बड़ा लीडर, इंक्लूडिंग रीजनल लीडर्स, हमारी बात नहीं सुनता। करेक्ट। अब विजय जीत करके आया है, ये एक नया लीडर है, ठीक है, एक नई पार्टी है, मैं इसका मेंटर बन सकता हूं। उनको ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं विजय का मेंटर बन सकता हूं। यस, मैं विजय का मेंटर बन सकता हूं। और टीवीके, क्योंकि टीवीके के पास कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, कोई लीडर नहीं है, विजय ही है ना भाई, तो कौन है उसके पास? मतलब ऐसी उनकी धारणा मुझे लगता है हो सकती है। और ये और नया लीडर है, तो हो सकता है मेरी बात सुनेगा। एटलीस्ट एक पूरे भारत में विपक्ष में, एक राज्य में सरकार है, हमारी बात सुनने वाला कोई तो लीडर होना चाहिए। कांग्रेस में लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। भाई साहब, बगल में केरल में आप जीत करके आए हो, वहां कौन सीएम बनेगा? वो आप नहीं बना पाए। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, और खड़गे जी कह रहे हैं कि अब फैसला लेंगी सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है पार्टी में? क्यों लेंगी वो फैसला, है ना? तो राहुल गांधी को ऐसा लगा होगा कि थोड़ी हो सकता है कि इसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस, और मेरी जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, ठीक है, कि जो कांग्रेस में मेरे ही चीफ मिनिस्टर शायद नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि सिद्धारमैया हो या रेवंत रेड्डी हो सकता है कि मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूं, कोई एक मॉडल स्टेट बनाऊं। नहीं, वेणुगोपाल पैसा भी जमा करके दिया है ना। वेणुगोपाल, तमिलनाडु में कोई भी यदि हिस्सा मिलेगा तो देखिए, इसको थोड़ा कड़वा सच भी तो बोलना चाहिए। डीएमके को पैसा कमाने के लिए राजा हो, कलिमोजी हो, उसके लिए कांग्रेस करती थी। अब जब आप विजय के साथ शामिल है, 5 एमएलए हैं, तब भी देखो, सरकार तो मैंने सबसे पहले बनाई, मेरी सरकार है। उसमें यदि आप 10 किसी चीज को ओबलाइज करेंगे, आप गाली दीजिए इंडस्ट्रीज का नाम सबको, लेकिन वहां पर अपना जो भी धंधा है कर सकते हैं। तमिलनाडु इज रिच स्टेट, मतलब बिजनेस हाउसेज के हिसाब से पता नहीं। अब देखते हैं क्या देते हैं विजय उनको। स्टेज तो पूरा दिया, आधा स्टेज शेयर किया राहुल गांधी के साथ, सरकार में कितना देते हैं वो, लेकिन वो मंत्री देने की जरूरत नहीं होती सर, काम कराने की जरूरत होती है। सर, एक जर्नलिस्ट ने लिखी है, कहानी बताई है, उन्होंने कहा कई साल पहले, 16-17 साल पहले, ये विजय मिलने आए एक बार राहुल गांधी से, तो उन्होंने कहा आई वांट टू ज्वाइन कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने कहा यू ज्वाइन यूथ कांग्रेस, तुम यूथ कांग्रेस ज्वाइन करो। वो फिल्म स्टार था, इतना बड़ा फिल्म स्टार नहीं था,
तो जिस आदमी को राहुल गांधी ने कहा तुम यूथ कांग्रेस में आ जाओ, वो 2 साल में पार्टी खड़ी करके चीफ मिनिस्टर बन जाता है। 2 साल क्या होते हैं 2 साल? और आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हो आप, और एक पार्टी, मुझे नहीं पता कांग्रेस, अभी याद नहीं आ रहा कौन से साल में बनी थी, 150 साल तो हो गए होंगे कांग्रेस को बने हुए, 1886, आप उसे लगभग 150 साल होने वाले हैं, और 2 साल की पार्टी एक तरफ है, आज एक बराबर तोल दिया उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि जब आप पॉलिटिकल विक्ट्री की जगह मोरल विक्ट्री में प्लेजर लेना शुरू कर देते हैं। तो बीजेपी बहुत अच्छी बात, अपने 2 एमएलए के साथ सरकार की हिस्सा नहीं है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री है। तो वो हर जगह मोरल विक्ट्री देख रहे हैं, और जहां उन्हें मोरल विक्ट्री भी नहीं दिखता है, वहां पे वो एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉग बन के देखते हैं कि वी शुड वेट, वी आर करेजियस, वी आर फाइटिंग। तो एक तो सिविल सोसाइटी वाला एलिमेंट है उनमें, उनको रेजिस्टेंस भी मजा आ रहा है। हाँ, कि मतलब कि मैं रेजिस्ट कर रहा हूं, कि सामने वाला डेमन है और हम लोग लड़े जा रहे हैं, कि शहीद होना है। और दूसरा है कि जहां पे थोड़ा बहुत बीजेपी नहीं आती है, वहां पे मोरल विक्ट्री मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी की जो अपोजिशन यूनिटी की अपील है, आप एक सवाल पूछिए, ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका औचित्य क्या है? आखिर टीएमसी जीत के क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कोई आइडियोलॉजी है? कोई पॉलिसी डिस्टिंक्शन है जो बीजेपी से अलग हो? कहीं पे आपका एक न्यू इंडिया को लेके, न्यू जनरेशन को लेके कोई डिस्टिंक्ट सोच है? तेजस्वी बने और अखिलेश बने, इनका औचित्य क्या है? ये क्या सिग्निफाई करता है? आज सारी ऑपोजिशन की आइडियोलॉजी एक ही है, वी रिप्रेजेंट एंटी बीजेपी, बस। तो आपका कोई पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है, इंडिया को लेकर कोई विजन नहीं। वही 70 में जो चला आ रहा था, किए जा रहा। अब लोहिया ने जब नॉन कांग्रेसिज्म का स्लोगन दिया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज ए स्टेटस कोइस्ट पार्टी और हम जो है चेंज चाहते हैं। आज तो सबसे ज्यादा चेंज बीजेपी कर रही है। आप हमेशा देखिए, वो पॉलिसी है, वो सॉफ्टवेयर है जो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है बीजेपी में। मन की बात से लेके एक्चुअल पॉलिसी में देखें, एक विजन दिखता है। अपोजिशन में आप पूछें कि भारत को लेके उनका क्या विजन है, छोड़ दीजिए, अपने स्टेट को लेके उनका क्या विजन है। टीएमसी का क्या विजन था बंगाल को लेके? तेजस्वी का बिहार को लेके क्या विजन है? आप ये सवाल पूछिए। अखिलेश यादव हैं, 27 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। यूपी को लेके आज जो बदलाव हो रहे हैं, उससे अलग उनका क्या विजन है? सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, ममता वहां पे जीतती आ रही हैं नंदीग्राम और सिंगूर के बाद, और फिर से मुख्यमंत्री बने। तो ये यूनिटी का एक पर्पस भी होना चाहिए कि क्या आपका कोई आइडिया है जो अलग है बीजेपी से? आपके पास अपने स्टेट का कोई विजन है? देश की विजन तक तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। ऐसे वैक्यूम में आप ये सोचेंगे कि ये एक आजकल एक नई बहस और चल पड़ी है, वो ये कि जैसे ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर स्पेस है, जिसको आज हमारी ऑपोजिशन रिप्रेजेंट करती है, इसके सो कॉल्ड लगाया, उसके तो इतने सारे दावेदार हैं, वो वोट इतनी जगह स्प्लिट होता है। इधर ये हिंदू नेशनलिज्म, जिसको दुनिया भी कह रही है रिवाइवल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, एक ही पार्टी है, या एक ही पार्टी है और जाए कहां? कहते हैं एक शिवसेना थी, वो भी अब सेक्युलर हो गई है। तो इधर तो कोई क्लेमेंट ही नहीं है। और अगर लोगों के जैसे, जिसको शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, एक अंडर करंट हिंदुत्व के लिए अगर है, तो फिर उसकी बेनिफिशियरी एक ही पार्टी बन रही है। देखिए, और क्या शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस साथ है? आप बताइए ना, वो सोशलिस्ट उस तरह कांग्रेस हो गई। और ये यदि उनका एकनाथ शिंदे जो सारा लड़ाई लड़ते थे तो हिंदुइज्म के नाम पर, तो वो जितना इवन राज ठाकरे को कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि वो लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे तो उधर चले। तो हिंदू पार्टी, आप हिंदू पार्टी कहें, लेकिन हिंदू पार्टी के साथ साथ बार बार वो यही कहते हैं, आरएसएस भी यही कहता है कि भाई हम तो और लोगों का भला तो कर रहे हैं ना। हम ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम सब बहुत बुरी स्थिति में होना तो सरकार एकदम कल चली जाए, ऐसा तो नहीं ना। या कहीं भी जहाँ भी मुस्लिम डोमिनेशन है, असम में कितने बड़े पैमाने पर, जहाँ कितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स की किलिंग्स होती थी, आप देखिए ना, ऐसे मैसेकर में, भागलपुर में कांग्रेस के ज़माने में कितनी जो दंगे में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मारे जाते थे, कांग्रेस में गुजरात में, बिफोर मोदी तो बहुत बाद में आए ना 2000 जी, उसके पहले कितने बड़े बड़े दंगे हुए, उसका कोई फिगर निकाल करके देखे। सर, अब मैं 3-4 मिनट रह गए हैं, मैं उसमें थोड़ा कंक्लूडिंग उसमें आऊँ। अगर अभी कुछ हफ्तों पहले एक सर्वे हुआ था, और उस सर्वे में ये कहा गया था कि अगर आज लोकसभा का इलेक्शन हो जाए तो एनडीए को 350 सीटें आएंगी। मेरे ख्याल से ये मार्च में, फरवरी में MOTN होगा। हाँ, तो 350 सीटें प्रेडिक्ट की गई थी।
ठीक है, देखिए सीटों की तो मतलब मतलब ठीक है, हाँ मतलब सी इट मोदी को मेजोरिटी मिल जाएगी, डोमिनेंस की हाँ, बात है, ठीक है। और हम लोग जरूर हिंदू अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पार्टी जो है ये हिंदुत्व की वजह से ही जीत रही है। अब एक और आप पैरेलल देख लीजिए इस चुनाव में क्या हुआ है। बीजेपी हैज क्रैक्ड द कोड ऑफ प्रो इनकम्बेंसी। बीजेपी की जहां जहां सरकार है, हरियाणा 15 साल मतलब तीसरा हो चुनाव जाएंगे। जीती, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, बिहार, अभी जो हुए हाँ, बिहार, ठीक है। 4 चुनाव 4 राज्यों में बीजेपी दोबारा जीत करके प्रो आई, इनकम्बेंट। बड़े मार्जिन से जीत करके आई। जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं वो कैसे हारी हैं? वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी में नहीं हारी हैं। तृणमूल कांग्रेस 80 पे सिमट गई, ममता बनर्जी खुद सीट हार गई, डीएमके 73 पे रह गई, स्टालिन खुद हार गए, पिनरी विजयन 35 पे आई थिंक 35-36 सीटों पे एलडीएफ अटक गया। आप ये देखिए विपक्ष सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी झेल नहीं रहा, एंटी इनकम्बेंसी में विपक्ष का सफाया हो रहा है ना। और जो पार्टी 10-10, 15-15 साल से सरकार में है वो प्रो इनकम्बेंसी में जीत करके आ रही है। और उसको जोड़ देता हूं सज्जन भाई साहब ने जो कहा, विपक्ष जो है आई मीन ही वुड नो वेल, एक साउथ कोरियन प्रोफेसर हैं, पॉलिटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर, जाने माने, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। वो कहते हैं विपक्ष का 3 काम है। एक है टू अपोज द गवर्नमेंट विच इज फाइन, एवरीबडी इज डूइंग। दूसरा है टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव विजन, वो है नहीं, सज्जन भाई साहब ने कहा। और तीसरा है कि जब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है टू एक्नॉलेज एंड सपोर्ट इट। जब अच्छा काम भी हो रहा है तो जबरदस्ती में वो नहीं आप हो उसको सकता अपोज हमारे कर यहाँ। नहीं, उसको कोई support नहीं तो कर क्या हो रहा है कि जो विपक्ष का रोल है वही विपक्ष शायद आज नहीं समझ रहा है। अरे जरा अब क्योंकि हमने कहा 29 तक विदेशी मीडिया लिख रहा है कि 29 तो फोरगोन लग रहा है कि हो ही जाएगा। अब से लेकर 29 तक बहुत कई राज्यों में चुनाव होंगे। 27 में उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात है। हिमाचल और पंजाब बीजेपी के नहीं है। 28 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक है, तेलंगाना है, 2 राज्य जहां दक्षिण में बीजेपी को उम्मीद है। छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान जहां बीजेपी की अपनी सरकारें हैं और ये बदलती रहती हैं 5-5 साल में। उसके बाद 2029 में लोकसभा से पहले अरुणाचल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो भी पहली बार मिला वो होगा और फिर लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर 29 तक बीजेपी सारे चुनाव जीत जाएगी। कांग्रेस कई राज्यों में कांग्रेस से सीधी टक्कर है, वो कांग्रेस जीत भी सकती है, बट दैट डजंट चेंज जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे डोमिनेंस, रिजल्ट्स डू नॉट चेंज दैट। वो उसको नहीं बदल रहे हैं। क्योंकि फिर आएगा, फिर बड़ा चुनाव जो आपके सामने आएगा वहां फिर वो जो अभी का माहौल है वो तब तक तो बदलता नहीं दिखता। जो अमिताभ जी कह रहे थे उसमें आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि इंडिया अभी प्रो इनकम्बेंसी बायस के फेज में चल रहा है। तो ये अभी कुछ दिन तक रहेगा। कारण उसका सीधा है कि कल्चरली बीजेपी एक डिस्टिंक्ट विजन दे रही है और इकोनॉमिकली जो इनका विजन है उसका अल्टरनेटिव विपक्ष के पास नहीं है। तो फिर पब्लिक को सीधा है ना कि आपका रिलेवेंस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ऑफर कर रहे हैं ना, वेलफेयरिज्म भी और कैपिटलिज्म भी, और कल्चरल एक डिस्टिंक्शन भी तो दे रहे हैं, सेंस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। तो उस सेंस में विपक्ष के पास कुछ ठीक है सर है नहीं ऑफर करने ऐसे प्रोग्राम के लिए 2-3 घंटे होने चाहिए तो पूरी बात हो पाती है। लेकिन तभी कोशिश की हमने कि कुछ हम लोग सार गर्भित चर्चा कर पाए। आलोक जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका, सज्जन बहुत धन्यवाद आपका।